दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ के अंदर आर्य त्यागी हमारे साथ मौजूद है, साइबर एक्सपर्ट हैं। और आर्य त्यागी यूं तो अभी कम लोग जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको लोग जानने लगेंगे, क्योंकि इस वक्त साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस तरह के लोग जैसे आर्य त्यागी हैं, यह लोग अपराधियों को न केवल सलाखों के पीछे पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि लोगों के पैसे भी वापस कराते हैं। साथ ही साथ पुलिस के जवानों से लेकर के आर्मी के लोगों तक को ये ट्रेनिंग देते हैं। और इस वक्त साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ा है, लोगों को अवेयर होने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस क्राइम के अंदर खासतौर से वो लोग ठगे जाते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, और वो लोग फंस जाते हैं जो इनोसेंट होते हैं, जिनको पता नहीं होता किसके खाते से निकले और किसके खाते में चले गए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। आप देश भर में घूम रहे हैं, और कितने ऐसे मामले हैं जो आपने देखे हैं जो लेयरिंग सिस्टम बन रहा है, इनोसेंट लोग फंस जाते हैं, अकाउंट सीज हो जाते हैं। थोड़ा सा इस पर बताइए विस्तार से सर, क्या है और कैसे इससे बचें। देखिए, आपने बहुत सही चीज़ पकड़ी है ये कि जो लेयरिंग सिस्टम चल रहा है आज के टाइम पे, बहुत छोटी सी चीज़ है कि चलते फिरते आजकल लोग बोलते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप हमें कैश निकाल के दे दें। हम सोचते हैं चलो ठीक है यार, एक एक भारतीय नागरिक होने के नाते नाते हम लोग कर देते हैं चीज़। बट मैं आपको एक रिसेंट का एक केस बताता हूँ, उससे आपको सारी चीज़ें 2021 में एक पुणे के बंदे ने किसी के बोलने से 5,000 रुपये एक बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके लिए उसको आईबी ने नोटिस भेज दिया। उसको लगा फेक नोटिस होगा, तो आईबी ने सीधा उसको अरेस्ट कर लिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। क्योंकि वो केस था, आईएसआईएस को फंडिंग की गई थी उस 5,000 की ट्रांजेक्शन के थ्रू। कोई थर्ड पर्सन आया, उसने बोला कि मैं आपको 5,000 रुपये कैश दे देता हूँ, उसके ऊपर से 500 रुपये आपको वैसे देता हूँ, आप इस बार कोड पे 5,000 रुपये पेमेंट कर दो। उसको ऑनलाइन जरूरत थी, उसने बंदे ने 5,000 रुपये डाल दिए, 500 रुपये उसने अपना प्रॉफिट भी रख लिया। बट एंड में आके उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये तो था, एक पेमेंट कर दिया। बट आज के टाइम पे होता क्या है, स्कैमर्स इतना इंटेलिजेंट हो चुके हैं और अपनी इंटेलिजेंस का कितना सही यूज़ करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, खुद निकल जाते हैं और जो हमारे डिसेंट नेटिजन्स होते हैं इनको फंसा जाते हैं। फॉर एग्जांपल, 1,000 2,000 रुपये 500 रुपये दे के रिक्शे वालों से, जो भी रेडी वाले होते हैं, इनको 5,000 रुपये दे के इनके आधार कार्ड पे अपने अकाउंट्स खोल लिए, बैंक अकाउंट। जब इनके पास ये वाले बैंक अकाउंट्स नहीं होते तो साइबर कैफे में जाके या फिर किसी भी नॉर्मल पर्सन के पास जाके उनके पास पैसे ट्रांसफर करा लिए और उनसे कैश ले लिया, उनको कुछ प्रॉफिट देके। फर्स्ट थिंग ये हो गई, ये बहुत पुरानी चीज़ चलती आ रही है जो कि हम लोगों ने पहले भी अपनी न्यूज़ बाइट्स में बताई हैं। बट आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है लोगों के सामने, वो ये आ रहा है कि आई4सी का एक इनिशिएटिव है कि कभी भी अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट कराइए, सो दैट एज सुन एज पॉसिबल गोल्डन आवर्स में आपका पैसा जहाँ जहाँ गया है उस पैसे को आई4सी ब्लॉक करा दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, ये लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्कैमर ने किसी विक्टिम के साथ 2 लाख का फ्रॉड किया, उस 2 लाख में से उसने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया और फर्नीचर लेके वो निकल गया। उसने अपना क्या किया, ब्लैक मनी का वाइट मनी कन्वर्ट कर लिया उस फर्नीचर खरीद के। तो फर्स्ट लेयर में उस स्कैमर के पास पैसा आया, फर्स्ट लेयर में स्कैमर के पास पैसा आया, सेकंड लेयर में उसने 2 लाख में से 1 लाख रुपए फर्नीचर वाले को भेज दिया। नाउ फर्नीचर वाले ने अपने आगे वेंडर को पेमेंट किया, उन्होंने आगे पेमेंट किया। अब जब विक्टिम जो कंप्लेनेंट होगा उसकी कंप्लेन करेगा, तो इस लूप में सबके अकाउंट फ्रीज होते चले जाएंगे। जहां जहां वो पैसा जाएगा लेयर्स में, वो सारे अकाउंट फ्रीज होते चले जाएंगे। और आज के टाइम पे यही प्रॉब्लम्स देखी जा रही है कि जो डिसेंट नेटिजन्स होते हैं, उनके अकाउंट में जब पैसा फ्लो होता है, चाहे वो 10th लेयर में 12th लेयर में हो, तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या आती है, अगर जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ है वो यूपी का रहने वाला है या दिल्ली का रहने वाला है, और अकाउंट फ्रीज हुआ है मुंबई से या फिर आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, तो इतनी दूर वो कैसे ही जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसके पास कई बार बैंक बैंक की क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बैंक लाइबल है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपका अकाउंट कहाँ से फ्रीज हुआ है, क्यों फ्रीज हुआ है, उनका मोबाइल नंबर देने के लिए। लेकिन कई बार बैंक से नंबर मिल भी जाता है तो साउथ में नॉर्थ इंडियन टू साउथ इंडियन कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसके लिए हम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि अननोन लोगों से ना पेमेंट एक्सेप्ट करो, ना अननोन लोगों को पेमेंट करो। हम सबको यही सजेस्ट करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, और आपको कुछ और सवालात हैं हमारे, जिनके बारे में हम इनसे जानेंगे और आपको बताएंगे और आपको अवेयर करेंगे।
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। दोस्तों, इस ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है न्यूज निवारण टीवी पर। आर्य त्यागी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कंटिन्यू से बातें जारी हैं। इन्होंने अभी एग्जांपल दिया एक फर्नीचर कारोबारी का जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ और वो लेयरिंग सिस्टम में ऐसा फंसा कि उसको लोहे के चने चबाने पड़े। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि मेरठ में भी एक ऐसा मामला आया। मेरठ के अंदर बिजनौर के कुछ रहने वाले लड़कों ने बॉलीवुड के हास्य कलाकार का जो एक्टर होते हैं उनका अपहरण कर लिया और यहाँ तक कि उनसे फिरौती वसूली गई। और फिरौती वसूलने के बाद जो अपराधी थे वो मेरठ सराफा बाजार पहुंचे और आभूषण खरीद लिए। और आभूषण खरीदने के बाद जैसे ही पूरे प्रकरण में कार्रवाई शुरू हुई, जो एप्लीकेंट थे वो मुंबई पहुंचे छूट करके, फिरौती दे करके। उन्होंने तब तमाम बातें बताई तो मुंबई पुलिस ने अकाउंट बैक टू बैक फ्रीज करने शुरू कर दिए और मेरठ सराफा व्यापारी का भी अकाउंट फ्रीज किया गया। लेकिन क्योंकि सराफा व्यापारी है और कहीं ना कहीं सक्षम है, तो तमाम जो एसोसिएशन है, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन और तमाम एसोसिएशन है, उन लोगों ने व्यापारी का साथ दिया और अकाउंट तो खुलवा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी इस पूरे प्रकरण में ठगने से बच गया। व्यापारी का जो अकाउंट था, क्योंकि व्यापारी जो सोने के आभूषण बेचते हैं जाहिर तौर पर उनका अकाउंट भारी भरकम होता है, जीएसटी पेड होते हैं, तो उनको बड़ी परेशानी हुई। तो इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाए ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आर्य त्यागी के पास चलते हैं। सर, आपने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन दूसरी जो बड़ी घटना हुई मुंबई और मेरठ और बिजनौर के बीच में, हालांकि अपराधी पकड़े गए, सलाखों के पीछे हैं और अपराधियों को पकड़ने में दोनों ही पुलिस ने काम किया। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के जो मामले आते हैं बड़े बड़े, पहले तो ये था इनोसेंट, जो इनोसेंट लोग हैं फंस जाते हैं, अब तो बड़े बड़े व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इसमें ये लोग टारगेट ऐसे लोगों को करते हैं कि या तो उनसे जल्दी पैसा निकल जाए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि वो आराम से अपने पुलिस के थ्रू पैसा खुलवा सके, क्योंकि ये लोग भी दो ऑप्शन हैं आपके पास। आप जाके बैंक से बात कीजिए, जो भी आपका बैंक के अकाउंट फ्रीज हुआ है, आप उनसे बात कीजिए कि आपका हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों किया गया है। वो बोलेंगे कि हमारे पास नोटिस आया 94 उसका, बिनेसेस का। पहले सीआरपीसी 91 का नोटिस आता है, अब 94 बिनेस का नोटिस आता है कि ये नोटिस आया हमारे पास, और वो आपको नोटिस दे देंगे। आप डायरेक्टली पुलिस से बात कीजिए। अब आप कोई पुलिस से बात करेंगे तो ऑब्वियसली कॉल पे बात करने से वो अकाउंट नहीं खोलेंगे। आपको वहाँ पे जाके अपनी स्टेटमेंट देनी होगी और अपने साइन कराने होंगे। आप वहाँ पे प्रूफ देने पड़ेंगे कि जो आपके पास पेमेंट आया वो किस चीज़ का प्रूफ है। तो जो बड़े व्यापारी होते हैं, जैसे आपने बताया कि मेरठ में व्यापारी के साथ हुआ था ऐसा, उनके पास जीएसटी बिल थे, तो उसके उसके थ्रू उनका अकाउंट ईजिली खुल गया। ऊपर से इतना मुझे पता है कि वहाँ पे हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं मेरठ के, एसएसपीज, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था उस केस में, तो आराम से खुल गया। मैं आपको एक मामला और बताता हूँ। जो हमारे एडिशनल डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच इंदौर के, मिस्टर राजेश डंडोटिया सर, वो काफी एक्टिव हैं साइबर सिक्योरिटी में। वो साइबर अवेयरनेस फैलाने में बहुत एक्टिव हैं। अभी I4C के अंदर वो एक अपील डालने वाले हैं इन सब चीजों की, कि जो इसमें इनोसेंट लोग हो जाते हैं। जैसे हमारे जो मेरठ के व्यापारी थे, उन्होंने तो अपना अकाउंट खुलवा लिया क्योंकि उनको पता थी, नॉलेज थी, सक्षम थे वो। बट अगर किसी नॉर्मल बंदे का अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो वो इधर दर बदर धक्के खाता रह जाएगा, और उसका जो पैसा होगा पड़ा हुआ अकाउंट में वो ऐसा ही पड़ा रह जाएगा, और लास्ट में आके वो भी छोड़ देगा, वो अपनी होप खो देगा कि इस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं और उसको पता चला कि अकाउंट जो है हैदराबाद से फ्रीज हुआ है, उसको पता है कि 5-7 हज़ार रुपये तो उसको यहाँ से जाने में ही लग जाएंगे। फिर वहाँ पे जाएगा और बाई चांस पुलिस ने उसके बाद भी नहीं किया है, फिर कोर्ट की जाना पड़ा, तो वहाँ पे जाके एक एडवोकेट हायर करो, XYZ, बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये। तो पहला प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि आप खुद से कर सकते हो। सेकंड प्रोसीजर ये है कि आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। वो एक अपील डालेंगे अपनी आपकी साइड से कि जो अकाउंट है ये किस वजह से फ्रीज किया गया है। जब वो आ जाएगी इन्फॉर्मेशन आपके पास, तो उसमें देखा जाए किस लेयर में अकाउंट फ्रीज किया गया है। सो जनरली पुलिस के पास अगर थर्ड लेयर तक कोई भी केस आता है तो उसमें वो ऐसे नहीं खोल सकते अकाउंट। अगर थर्ड लेयर से ऊपर होता है और अगर आप अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाते हो तो वो खोल सकते हैं आपका अकाउंट। बाकी ये डिपेंड करता है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि आप उनको सेटिस्फाई करने में सक्षम हो या नहीं हो। जो आपके पास पेमेंट आया है वो जेन्युइन आया है या नहीं आया है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग खुद से क्राइम कर देते हैं, उनके पास पैसा आता है
तो उन केसेस में वो डायरेक्टली उनको अकाउंट नहीं खोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि थर्ड लेयर के ऊपर जो लेयर बनेंगी, वो अकाउंट आसानी से खुल जाते हैं या उनमें प्रॉब्लम आती है? और दूसरा, आपने कहा कि एडवोकेट हायर करने पड़ते हैं, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। कई बार ये होता है कि जो जीएसटी पेड है, वो तो अपने बिल्स दिखा देगा। बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जो 10 लाख के अंडर में आते हैं, वो 10 लाख से नीचे जीएसटी उनके पास शायद ना ही होती हो, एमएसएमई भी होता हो, तो कई बार बिल भी नहीं लेते लोग। तो वो लोग तो फंस जाएंगे। वो क्या प्रूफ दिखाएंगे कि हमारे अकाउंट से ये लिया गया था या इसलिए पैसा लिया हमने? तो उनके साथ क्या होता है? तो उन केसेस में अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी है तो भी आप अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो कि हमारा ये काम है। जैसे कि अभी मैं आपको रिसेंट का बताता हूँ, जो हमारे यहाँ पे साइबर कैफेज हैं, जन सेवा केंद्र है, उनको तो गवर्नमेंट ऑथराइज कर रखी है कि आप फिंगरप्रिंट के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हो, किसी की भी हेल्प कर सकते हो। सो सेम एज इट इज, जब उनके साथ ये काम होना स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो हम लोग उनको यही सजेस्ट करते हैं हमेशा कि अगर आपके पास कोई भी बंदा कैश लेने आ रहा है अकाउंट ट्रांसफर करा के, तो आप पहली चीज उसको वेरीफाई कीजिए। सेकेंड थिंग, आप उसकी एक रजिस्टर के अंदर एंट्री बना के रखिए कि वो कौन बंदा है, उसने कितना अमाउंट आपसे लिया है, मतलब या तो ट्रांसफर करवाया या लिया है, उसका आधार कार्ड या आधार नंबर, कोई भी आप ऐसी कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपने पास रखिए, सो दैट अगर आपसे कभी फ्यूचर में मांगा जाए, ऐसा नहीं है कि हम आपको नोटिस भेज के उठा ही लेंगे सीधा, हम आपसे सिर्फ एक हेल्प मांगेंगे। और पुलिस सिर्फ हेल्प मांगती है हमेशा, कोऑर्डिनेशन की, आप हमें सपोर्ट करो हमारे इस केस के अंदर। सेम एज इट इज, जो अकाउंट्स भी फ्रीज किए जाते हैं, वो ऐसा नहीं किसी को परेशान करने के लिए फ्रीज किए जाते हैं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो आपका नहीं है, वो किसी और का है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। आपसे सपोर्ट कीजिए, अगर आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं तो इट विल बी बेटर कि आपको वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको पैसा वापस देना पड़ेगा थर्ड लेयर तक। थर्ड लेयर के ऊपर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप उनको ये चीज़ लगा सकते हो और कोर्ट में भी अपनी साइड से एक अपील डाल सकते हो कि ये पैसा जो हमारे पास आया है वो एक नंबर का आया है, हम आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो उसमें कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। एक छोटा ब्रेक और ले लेते हैं। इस छोटे ब्रेक के बाद एक दो सवालात और हैं वो पूछेंगे और आपको भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अवेयर रहिए। और जब साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति मोबाइल रखता है, हर व्यक्ति अपना अकाउंट नंबर रखता है, और ऐसे में ये मत सोचिएगा आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो आप बहुत ही सेफ है। नहीं, अगर आपके भी अकाउंट में ऐसे पैसा आता है तो आप भी जांच के दायरे में आएंगे। एक छोटे ब्रेक के बाद फिर आ जाते हैं। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जो क्राइम बढ़ रहा है जिस तरीके से, तो ऐसे में साइबर एक्सपर्ट का भी होना आवश्यक है। यही लोग अवेयर करते हैं। भले ही आप अकाउंट इस्तेमाल करते हो, आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आप सेफ नहीं हो, ये मैंने पहले भी बताया। और अब इस वाले टॉपिक पर भी हम आपको जागरूक कर देते हैं, बता देते हैं। आपके पास अगर अकाउंट है और आप ये सोचते हैं कि हमारे पास बैलेंस नहीं है तो हम सेफ हैं, तो हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो ये बताइए सर, अकाउंट है, अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ऐसे में भी कोई फ्रॉड हो सकता है या कोई समस्या हो सकती है? आपका बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, और आपके पास पैसा नहीं है उसमें, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो, स्कैमर्स हमेशा हमारे माइंड के साथ खेलते हैं, साइकोलॉजी गेम खेलते हैं। हमें बस उसी में ही उनको नहीं जीतने देना है। अगर आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है, वो तब भी आपको यूज कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा लालच देके। लालच क्या देते हैं? नोएडा का एक केस आया था, उसमें एक BCA का 3rd ईयर स्टूडेंट था, नाम नहीं बता सकता मैं आपको। सो उसके पास मैसेज आया कि आप वर्क फ्रॉम होम करो और हम आपको पैसा देंगे। उसने 2-3 दिन किया, उसको फिर 2-3 दिन बाद बोला कि आप इन्वेस्ट करो हमारे उस पर। उसने बोला अगर मेरे पास इन्वेस्ट करने का पैसा होता तो मैं आपसे ही क्यों बोलता। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट है? उसने बोला हाँ जी है। कितने अकाउंट है? हम उसने बोला 3 है। तो आप एक काम करो, आप हमारी फाइनेंस टीम में काम करो, हम आपके पास पैसा भिजवाया करेंगे, आपको उसका रिकॉर्ड बनाना है। जो रिसीविंग होगी उसमें से आपको फिर जिन बैंक अकाउंट्स को की डिटेल्स हम आपको देंगे, उसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना है। उसने बोला ठीक है। उसने फर्स्ट डे काम किया, उसके पास 1 लाख रुपए आए
उसमें से उसने 50 जगह ट्रांजेक्शन कर दी। उसमें 10,000 रुपये बचे। 10,000 में से उसने बोला कि ये 2,000 रुपये इसमें से आपकी सैलरी है, 8,000 बचे हुए हम लोग अब कल सेटल करेंगे। नेक्स्ट डे कुछ पेमेंट आया, अगेन सेम सेम चीजें हुई। एक पेमेंट आया और काफी जगह उसने ट्रांजेक्शन करी। तो ऐसे करते 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 4-5 दिन उसने काम किया। 5 दिन के बाद उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। अकाउंट फ्रीज होने के बाद जब उसने बोला कि जो भी उसकी कोऑर्डिनेटर थी कि ऐसे ऐसा अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसने बोला ठीक है, कोई बैंक का इशू होगा, आप उसको छोड़ दो ऐसे ही, आप दूसरा बैंक अकाउंट यूज करो। अगेन सेम प्रोसेस चलता रहा। 7-8 दिन बाद, 10-15 दिन बाद वो भी फ्रीज हो गया। उसने थर्ड अकाउंट यूज किया। ऐसे करते करते उसके तीनों अकाउंट फ्रीज हो गए। उसने इन बिटवीन 15-20 डेज 30 डेज काफी अच्छा खासा पैसा कमाया, ठीक है। बट उसको ये नहीं पता था कि जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है, क्या वो लीगल प्रोसेस है, क्या वो इलीगल प्रोसेस है। जब उसके तीनों अकाउंट फ्रीज हो गए और उसको शक हुआ, तो उसने नियरेस्ट साइबर सेल में जाके ये बात बताई। और जब उसका अकाउंट नंबर सर्च किया गया, क्योंकि नियरेस्ट साइबर सेल में अगर आप जाके बताते हो ये सब चीजें, तो वो आपको बताएंगे, असिस्ट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब उन्होंने अकाउंट नंबर सर्च किया पोर्टल पे, तो उसमें देखा कि 8 जगहों से उसके अकाउंट पे रिपोर्ट हुई थी। रिपोर्ट मतलब 8 स्टेट की साइबर सेल ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इट कैन बी कंप्लेन और इट कैन बी FIR। उसको पता भी नहीं था, और उसको ये तक नहीं पता था कि उसको कभी भी पुलिस आके अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास अथॉरिटी है। और उसके पास जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई थी, मोस्टली ट्रांजेक्शन फर्स्ट या सेकेंड लेयर की थी। जब हमें ये चीजें पता चली, तो हमने उसको पहले ही इन चीजों के बारे में नोटिफाई कर दिया था, और हमारा जो नोटिफिकेशन था वो बिल्कुल सही निकला। विद इन 7 डेज उसको एक स्टेट की पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया। उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं चला कि उसका बच्चा गया कहाँ पे, और इवेंचुअली उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई। क्योंकि अब उससे पूछा गया कि आपके पास जो पेमेंट्स आती थी, इतनी सारी पेमेंट्स और इतनी ट्रांजेक्शन होती थी, तो ये किसी की ट्रांजेक्शन होती थी। उसने बताया कि मैं जॉब करता था, मेरे को तो वर्क फ्रॉम होम दिया गया था। उसने बोला ठीक है, ऑफर लेटर दिखाओ। उसके पास कोई ऑफर लेटर नहीं। उसने बोला ठीक है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है। उसको तब रियलाइज हुआ कि सारी जितनी भी कॉल्स होती थी उनकी, वो सब व्हाट्सएप कॉल होती थी, तो कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। अब उन्होंने जब उस लड़के ने जब जिन नंबर से व्हाट्सएप कॉल होती थी वो दिखाई, तो कोई भी नंबर एक्टिव नहीं, सारे वॉइप कॉल्स होती थी, सारे वर्चुअल नंबर्स होते थे, सारे फेक नंबर्स। तो इवेंचुअली उसके अगेंस्ट कितने सारे केसेस रजिस्टर्ड हो गए बिना उसको पता होते हुए, जिसमें कि वो BCA 3rd ईयर स्टूडेंट था। उसको तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को कुछ हेल्प करने के लिए वर्क फ्रॉम होम लेना चाह रहा था, बट वो फंस गया उल्टे केसेस में। इवन मैं आपको एक केस और बताता हूँ। मैंने जैसे पहले बताया कि एडिशनल DCP हैं क्राइम ब्रांच के, राजेश चंडोटिया सर। उनके यहाँ पे एक केस आया था जिसमें एक लड़की को कैंसर था। उन्होंने इंदौर क्राइम ब्रांच जो एडिशनल DCP राजेश चंडोटिया सर, उनके यहाँ पे केस आया था। एक लड़की थी, उसको कैंसर था। पहले वो बेचारी लड़की कैंसर से जूझ रही थी, उसके बाद वो ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज देख रही थी। उसने देखते देखते उसके साथ करीब 20-25 लाख का फ्रॉड हुआ। तो सर ने तुरंत अकाउंट फ्रीज करके जितना पैसा ब्लॉक हो सकता था और उसको रिफंड हो सकता था, उतना पैसा उसको रिफंड करवा दिया। तो इवेंचुअली उसके आगे 17-18 लाख रुपए उन्होंने रिफंड करवा दिए। अब सब चीजें ठीक हो गई थी, बट अब आके जो उसके पास बहुत पहले पेमेंट्स आई थी 150-250 रुपए की, उसकी वजह से उसका पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया। और फ्रीज हुआ भी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अब बेचारी लड़की जो ऑलरेडी पहले दिमाग से जूझ रही थी इन सब चीजों से कि अब ये केस हो गया, वो केस हो गया, इतना पैसा रह गया, अब वो फिर से उन पे मात्र से अकाउंट फ्रीज हो गया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर अब मान लो 250 रुपये मात्र से अकाउंट फ्रीज हो सकता है, तो कोई ऐसी मतलब ऐसा कानून नहीं है कि जो अकाउंट जो आप ट्रांजेक्शन हुई है खाली उसको फ्रीज करें, बाकी को छोड़ दें? गवर्नमेंट के रूल्स क्या कहते हैं और लॉ क्या कहता है, इस पर बताएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि 250 मात्र से आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। और कोर्ट के इसमें आदेश ये हैं पुलिस को और साइबर सेल्स को कि अगर आपको किसी का भी अकाउंट फ्रीज करना है तो आपके पास हक नहीं है उसका पूरा अकाउंट फ्रीज करने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, तो आप सिर्फ उसकी वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लीन मार्क कर सकते हो। लीन मार्क का मतलब है आप वो पर्टिकुलर अमाउंट यूज नहीं कर पाओगे, आप बाकी का अपना पूरा अकाउंट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 250 रुपये अकाउंट में आए, पड़े हैं अकाउंट में 10,000 रुपये, तो आप सिर्फ 250 रुपये यूज नहीं कर सकते, आप बाकी पूरा अमाउंट यूज कर सकते हो। वो आपका अपना पैसा है, तो फिर तो सब हो जाता है। ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक लूप होल है पुलिस का और साइबर सेल का, जिसको कोर्ट के द्वारा आप सही करा सकते हो अगर आपका कभी ऐसा हो जाता है तो। अदरवाइज आप पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया पढ़ना पड़ेगा और थोड़े 2-3 केस स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी, और आप उनको दिखा सकते हो कि देखिए कोर्ट के आदेश ये हैं
कि आप पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते, बट स्टिल आपने किया हुआ है। अगर वो नहीं सुनते हैं पुलिस या साइबर सेल, तो आप उनके सीनियर अधिकारी के पास जाके कंप्लेन करिए। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो उनके भी सीनियर अधिकारी के पास जाके कंप्लेन कीजिए और लिखित में कंप्लेन कीजिए, आपकी सुनवाई पक्का होगी। इतना सारा जो है मतलब वर्क, यहाँ शिकायत वहाँ शिकायत, आदमी तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो तो छोड़ देता होगा। अगर मान लो पैसा ज्यादा है तो शायद सोचे कोई, और पैसा कम है तो वो बीच में छोड़ देता होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कई बार जब अमाउंट छोटा होता है, 10-20 हज़ार रुपये होता है और वो बाहर से हुआ होता है, तो वो अकाउंट को छोड़ देते हैं ऐसे ही। और ऐसे अकाउंट बाद में जाके मतलब ऐसे अकाउंट्स ऐसे ही रह जाते हैं फिर बैंक्स में, और वो पैसा उनका ऐसे ही पड़ा रह जाता है। यही सब चीजें हैं। और कोई संदेश मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से हाईटेक जमाना हो रहा है, साइबर क्राइम करने वाले लोग भी हाईटेक हो रहे हैं, तो आप लोगों को, हम लोगों को कितना हाईटेक होना होगा? देखिए, अगर मैं अकाउंट फ्रीजिंग के रिगार्डिंग आपको टिप देना चाहूँ तो मैं सिर्फ यही टिप दूंगा कि एक अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट रखिए, उससे अपना कोई भी सेकेंडरी बैंक अकाउंट मत लिंक करना। प्राइमरी अकाउंट में आप पेमेंट लो, उससे पेमेंट करो। अगर आपको लगता है, फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, आपको लगा मेरा हफ्ते का ₹1,00,000 मेरा प्रॉफिट बन गया, तब उस ₹1,00,000 को कैश डिपॉजिट, कैश निकालिए, कैश विड्रॉ कीजिए और अपना जो दूसरा बैंक अकाउंट है उस अकाउंट में जाके उस कैश को जमा कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, सो दैट आपका कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है तो प्राइमरी अकाउंट में प्रॉब्लम आएगी, कभी भी सेकेंडरी अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन जो आप चीजें हैं, आपका अगर कोई भी आपकी रेगुलर बेसिस पेमेंट आती है तो उसको एक अकाउंट में ही लीजिए, उसको दूसरे अकाउंट से लिंक मत कीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आर्य त्यागी थे और साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी पर काम करते हैं, देश भर में घूम रहे हैं। उम्र भले ही कम हो, तजुर्बा बहुत जो हो चुका है, और इस तजुर्बे के बिहाफ पर बहुत सारे लोगों का पैसा रिफंड कराया है, बहुत सारे लोगों को जानकारी दी है, अवेयर किया है। और इतना ही नहीं, पुलिस और आर्मी के लोगों को भी इस वक्त ट्रेनिंग देने में पीछे नहीं है। फिर कभी हाजिर होंगे किसी और मुद्दे को लेकर, किसी और टॉपिक को लेकर। फिलहाल इस वाले प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।